हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स ओवरव्यू का पार्ट टू। बेसिकली अगर हम पार्ट टू की बात करें तो हमारा मेन फोकस होगा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पर। और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने देखा था कि पार्ट पार्ट वन जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स ओवरव्यू का था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे क्या हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और भी काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, अब इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में की थी। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का जो ओवरऑल अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन था वो हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था। पार्ट वन में जहाँ पर हमने स्टॉप किया था वो हमारा पॉइंट था टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में फिर हमने डिस्कस किया था प्रिमिटिव और एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो वहीं से आज हम कैरी ऑन करेंगे और वहीं से आज हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स ओवरव्यू का जो पार्ट टू है उसी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की। बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो कैटेगरी में इनको इन्वॉल्व किया गया है, एक तो है प्रिमिटिव और एक है एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डिफाइंड है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, तो आप उन सभी को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे बिकॉज इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी डिफाइन किया गया हुआ होता है और सिर्फ हमें इनको हमारे टास्क के अकॉर्डिंग हमें इनको यूज में लेना होता है। अगर हम बात करें इंट की, तो इंटीजर हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए यूज में आता है। अब न्यूमेरिकल में भी वही वैल्यूज को ये लेगा जो कि विदाउट पॉइंट ये होती है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या -1 से लेकर के भी फर्दर वैल्यूज हम सेव करवा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी यूज में लें न्यूमेरिकल वैल्यूज की, तो हमारे पास फ्लोट अवेलेबल है। अगर हम यस नो ऑप्शन में जा करके डेटा सेव करवाना चाहते हैं तो हम बूलियन ले लेंगे। अगर हमें टेक्स्ट डेटा लेना है तो हम सिंगल कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर्स लेंगे, और अगर हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर है यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेना है तो भी हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप अवेलेबल होता है, तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपके टेक्स्ट जो भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने कैटेगरीज बना दी कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए आपने इंट और फ्लोट की तरफ जाना पड़ेगा। अब उसमें भी अगर आपको विदाउट पॉइंट वैल्यूज सेव करवानी है तो आपको इंटीजर वैल्यूज के लिए डेटा टाइप्स आपका इंट डिफाइन किया गया है। अगर आपको फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए जाना है तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप गिवन होता है। इसमें भी यहाँ पर रेंज के भी काफ़ी सारे कैटेगरीज होती हैं, लाइक आपको शॉर्ट रेंज में जाना है तो आपको इंट लेना पड़ेगा, आपको रेंज बढ़ा देनी है तो आपको लॉन्ग इंट डबल लॉन्ग इंट ले लेना है। अगर आपको इंट से कम रेंज में जाना है तो आपको शॉर्ट इंट लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप फ्लोट की रेंज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फ्लोट की रेंज जो कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक होती है, आप चाहें तो उसको और एक्यूरेट करने के लिए डबल में भी वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। डबल भी एक डेटा टाइप होता है, फ्लोट का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसमें पॉइंट के बाद 12 डिजिट तक का पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी इनके अंदर कंटेंट अवेलेबल करवाए गए हैं, बेसिकली उनका काम यही होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स में बेसिकली एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, स्टैक्स, क्यूज, ग्राफ्स एक्सेट्रा, यानी कि ये जितने भी एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एरेज से लेकर के ग्राफ तक, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स ही कहलाते हैं। और बेसिकली इनका जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स नेचर है, यानी कि इनकी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो कब हमारे पास आती है, जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सेव करवाने के लिए जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। और बेसिकली अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी ही चाहिए, अदरवाइज हम इनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूजर इम्प्लीमेंट करता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हो। अगर हमें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है तभी हम ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स या यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ में ले सकते हैं, अदरवाइज इनका यूज़ में लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हमें इनको कब क्या यूज़ में लेना है। तो एरेज, लिंक लिस्ट, ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी टास्क क्या गिवन है और क्या हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। तो डिपेंड
करते हुए, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि हमें एरे यूज़ में लेना है या हमें लिंक लिस्ट यूज़ में लेना है या हमें ट्रीज यूज़ में लेना है। बट इनको यूज़ में लेने से पहले ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इनकी भी नॉलेज हमारे पास हो, इन्हें भी हम डीपली स्टडी करें, इनके बारे में भी हम रिसर्च करें और तभी हम इनको यूज़ में ले पाएंगे। अदरवाइज इनको यूज़ में लेना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड है इनमें एरेज, लिंक लिस्ट या जो भी ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट वाले, वन बाय वन हम इनका एक समरी फॉर्म में यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में हम इनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जब हम फर्दर हमारे जो सेशंस होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के, उनमें हम डीपली इनको डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे सेशन का जो मेन पार्ट है वो यही होने वाला है कि एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज एक्चुअल में होते क्या हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपके सामने डिस्कशन तो हम करने ही वाले थे, बट आप देख रहे हैं कि जो बेसिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है उसको हमने एक चार्ट फॉर्म में डिस्कस किया है, चार्ट फॉर्म में शो किया है। आप देखेंगे कि इन्हें दो कैटेगरी बना दी गई है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि नॉन प्रिमिटिव वाला वही पार्ट हो गया जो हम एटीटी की बात कर रहे थे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे थे। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डेटा। अगर इंटीजर आप लेंगे तो 1 2, अगर आप फ्लोट लेंगे तो 1.1 2.4 इस टाइप के वैल्यूज लेगा। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सिंगल अल्फ़ाबेट ले सकता है जो कि सिंगल कोट्स में इन्वॉल्व होता है, और अगर आप स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो आपको वो डेटा लेना पड़ेगा जो कि डबल कोट्स में गिवन होता है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर हो गया। और बूलियन की अगर हम बात करें तो बूलियन डेटा टाइप बेसिकली आप तब यूज में लेते हैं जब आपको यस नो के फॉर्म में डेटा सेव करवाना है, यानी कि यस और नो ओनली उस फॉर्म में जब आपको डेटा सेव करवाना है तो ये बूलियन के लिए बूलियन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जब हम बात करें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर बेसिकली दो कैटेगरी इन्होंने और बना दी है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज आ गए जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नॉन लीनियर में वो आ गया जिनका नेचर ट्रीज, ग्राफ से मैच करता है, यानी कि ट्रीज ग्राफ भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और इनको हम बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती कंटेंट्स के बीच में। लेकिन जब आप एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज में बात करें तो यहाँ पर एक इनका जो नेचर होता है वो एक ऐसा नेचर होता है कि सीक्वेंस में ये सारे के सारे इम्प्लीमेंटेड होते हैं और इनके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट की जाती है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी एक कैटेगरी बनाई गई है एडीटी या नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के तहत। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का एक बेसिक चार्ट। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं एरेज के बारे में। तो एरेज की अगर हम बात करें तो एरे एक्चुअल में होता क्या है, एरे बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है। और ये जो सीक्वेंस होती है बेसिकली मेंशन की हुई होती है, लिमिटेड होती है बाय साइज विच इज मेंशन बाय यू, यानी कि जो यूजर इन्हें यूज में लेने वाला है उसने जितनी साइज मेंशन की हुई होती है उस साइज का एक सीक्वेंस ब्लॉक कंप्यूटर की मेमोरी में बन जाएगा, जिसका मेन पर्पस होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को सेव करना। अब यही चीज आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 के डेफिनेशन में दी हुई है कि अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर n, यानी कि एरे के अंदर एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि एक लिमिटेड लिस्ट होती है, और ये लिमिटेड लिस्ट की जो साइज है वो हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल n एलिमेंट्स इस एरे की लिस्ट में सेव किए हुए होते हैं। और इनका जो डेटा टाइप होता है वो सिमिलर टाइप होता है, यानी कि इनकी जो वैल्यूज होंगी वो सिमिलर होगी। सिमिलर होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंट टाइप का डेटा सेव करवाना है तो इसमें ऑल वैल्यूज विल बी टाइप ऑफ इंट। अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यूज सेव करवानी है तो इसमें फ्लोट आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको इसमें टेक्स्ट डेटा लेना है और वो भी कैरेक्टर के लिए तो आपको कैर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा लेना है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ वैल्यूज आप न्यूमेरिकल दे रहे हैं, लाइक मैंने अभी जैसे 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने लिया 4.4, फिर मैंने लिया a, फिर मैंने लिया b, c, फिर मैंने लिया 3। तो इस टाइप का जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मैंने जो ये बनाया है ये एरे के लिए पॉसिबल नहीं है। एरे बेसिकली क्या करता है, एक n साइज का मेमोरी ब्लॉक
तैयार कर देगा कंप्यूटर के मेमोरी में अकॉर्डिंग टू योर टास्क। और उसके अंदर फिर जिस टाइप का आप डेटा सेव करवाना चाहते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो इंट हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो बूलियन हो, लेकिन वो एक ही टाइप का होना चाहिए। उसके अंदर सिमिलर टाइप की वैल्यूज ही आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एरे के अंदर आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज सेव करवा रहे हैं, इंट भी उसी में आपने दिया, फ्लोट भी आपने दिया, कैरेक्टर भी दिया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का एरे है जिसकी हमने साइज मेंशन की है 5, यानी कि इसके अंदर 5 स्टूडेंट्स का डेटा सेव कर सकते हैं। अब वो डेटा क्या होगा, तो उसके तहत अगर आप देखें अगर स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे कि हमने स्टूडेंट का नाम यहाँ सेव करवाया है 1 बाय 1 फ्रॉम 1 to 5 तक। तो आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट एरे है, स्टूडेंट एरे का जो डेटा टाइप है वो बेसिकली आप देखेंगे कि कैरेक्टर हो रहा है, और वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप उसको यूज ले रहे हैं। यानी कि अब इस स्टूडेंट एरे के अंदर ओनली टेक्स्ट डेटा ही आप सेव करवा रहे हैं। आप देखेंगे नंबर 1 पर हमने इयान नाम से स्टूडेंट का नाम दिया, सेकंड पे हमने टॉम दिया, थर्ड पे हमने मैरी दिया, फोर्थ पे हमने एलन दिया, और 5 पे हमने जॉन दिया। यानी कि सिर्फ टेक्स्ट और ओनली टेक्स्ट डेटा ही हमने यहाँ पर सेव करवाया है स्टूडेंट एरे के अंदर। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि बेसिकली एक एरे का जो मेन टास्क होता है वो यही होता है कि ये आपकी मेंशन की हुई साइज के अकॉर्डिंग एक मेमोरी ब्लॉक कंप्यूटर की मेमोरी में तैयार कर देगा, और उस ब्लॉक के अंदर फिर ये क्या करेगा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही सेव करवाता है, जैसा कि हमने स्टूडेंट नेम को सेव करवाया है गिवन एग्जांपल में आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब हमने जब ये सेव करवाया तो जो इयान वाला पार्ट है, इयान वाला जो ब्लॉक है उसको हम कहेंगे स्टूडेंट 1, फिर इयान के बाद टॉम वाला जो ब्लॉक है उसको हम कहेंगे स्टूडेंट 2, मेरी वाला जो ब्लॉक है उसको हम कहेंगे स्टूडेंट 3, एलन वाला है उसको हम कहेंगे स्टूडेंट 4, और जॉन वाले को कहेंगे स्टूडेंट 5। तो ये इसका एक सिंटेक्स हो गया एरे को डिनोट करने का कि कैसे आप पर्टिकुलर ब्लॉक या पर्टिकुलर वैल्यू को आप एक्सेस करेंगे स्टूडेंट एरे के अंदर। तो अगर आप स्टूडेंट 1 को बोलेंगे तो इसका मतलब वो इयान की बात कर रहा है, स्टूडेंट 2 की बात करेंगे तो वो टॉम हुआ, स्टूडेंट 3 की बात करेंगे तो वो मैरी हुआ, स्टूडेंट 4 में एलन, और स्टूडेंट 5 में जॉन। स्टूडेंट के बाद ये बिग ब्रैकेट और 1 लिखने का मतलब यही हुआ कि आप एक एरे एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में आप देखिए, इफ वी चूज द नेम कैपिटल ए फॉर द एरे, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने यहाँ पर एरे का जो नाम है, सपोज दैट अगर कैपिटल ए लिया, द एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी डिनोटेड बाय द सबस्क्रिप्ट नोटेशन। यानी कि अब सबस्क्रिप्ट नोटेशन क्या होती है, आप देखेंगे A1 A2 A3 और ये जा रहा है AN तक। एन एक एरे की साइज है, और उस साइज तक ये एरे के एलिमेंट्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सबस्क्रिप्ट नोटेशन। अगर हम पैरेंथेसिस नोटेशन की बात करें तो आप देखेंगे पैरेंथेसिस नोटेशन भी आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर कैपिटल ए हमने यूज में लिया है, और ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, और ये जा रहा है अप टू एन तक। यानी कि नेक्स्ट वाला देखेंगे ब्रैकेट नोटेशन है, जो कि हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम में लेते हैं। तो वहां पर आप देखें कि कैपिटल ए एरे का नाम एज यूजुअल लिया है, और बिग ब्रैकेट हमने यूज किया है, और 1 बाय 1 हमने ब्लॉक्स यहाँ पर शो किए हैं, और ब्लॉक्स के जो लोग एलिमेंट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 नंबरिंग से शो कर रहे हैं। जैसे A1 का मतलब हुआ नंबर 1 एलिमेंट ऑफ एरे, A2 का मतलब हुआ नंबर 2 एलिमेंट ऑफ एरे, A3 का हुआ नंबर 3 एलिमेंट ऑफ एरे, और AN का मतलब हुआ nth एलिमेंट ऑफ एरे A। और जब हम इस लिस्ट को एक सिंगल सिंबल से हम यूज में लेना चाहते हैं, सिंगल सिंबल से हम इनको डिनोट करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कैपिटल ए बिग ब्रैकेट, और फिर हमने यहाँ पर एक के नाम से अल्फाबेट यूज किया जो कि वैल्यू लेगा फ्रॉम वन टू एन। यानी कि जो सीक्वेंस 1 से लेकर के n तक चलेगी एक एरे एलिमेंट्स के लिए, उस सीक्वेंस को हम डिनोट करेंगे अल्फाबेट के साथ। तो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट एरे, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि एरे का मतलब यही होता है कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को सेव करवाने के लिए यूज में आता है, और इसकी मदद से आप एक सीक्वेंस में n साइज का ब्लॉक कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट कर देते हैं, और उस ब्लॉक के अंदर सेम टाइप की वैल्यूज ही सेव की जाती हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल में किया है स्टूडेंट एरे बना करके, और 5 स्टूडेंट्स के नेम को हमने सेव करवाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कि नया डेटा स्ट्रक्चर आपके जो आप पढ़ने वाले हैं इन डिटेल इन फर्दर सेशंस, लिंक लिस्ट भी एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो हमारा जो पिछले एग्जांपल हमने पिछली स्लाइड में जो हमारा एग्जांपल था स्टूडेंट, सेम एग्जांपल हमने यहाँ भी लिया। हमने क्या किया, स्टूडेंट को
सेव करवाया, आप देखेंगे स्टूडेंट टाइटल के बाद में कुछ नेम्स हैं यूज किए गए, लाइक इयन, टॉम, मैरी, एलन एंड जॉन, और उनके यहाँ पर एक सेकंड कॉलम यूज किया गया है जिसको बोला गया है पॉइंटर और लिंक। आप देखेंगे पॉइंटर में 1 2 3 4 5 यहाँ पर वैल्यूज यूज की गई है। तो ये बेसिकली क्या होती है क्या नहीं होती है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1 की। हम देखते हैं लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। अब बात आ रही है कि यहाँ पर हमें हमारे जो लिंक लिस्ट की बात आ रही है, तो लिंक लिस्ट में भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट ये क्या करता है, इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेट होंगे, वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, मींस हर एक की एक अपनी सेपरेट लोकेशन होगी। लेकिन हमें करना क्या होगा कि सेपरेटली लोकेटेड एलिमेंट्स को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है, सो दैट कि वो लीनियर नेचर में कन्वर्ट हो जाए, लीनियर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो लिंक लिस्ट elements are not stored on at the contiguous memory locations. The elements of linked list are linked using pointers. Ultimately अगर हम बात करें तो linked list का जो अगर हम definition की बात करें तो linked list में होता क्या है कि कुछ n independent objects होंगे जिनको हम बेसिकली नोड बोलेंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम नोड को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये लिंक लिस्ट होती क्या है, एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि इंडिपेंडेंटली लोकेटेड नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देती है यूजिंग पॉइंटर्स। और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं आपस में तो इनका जो नेचर बनता है, एक ऐसी लिस्ट बनती है जो कि लीनियर लिस्ट बन जाती है, और इस वजह से हम इसको लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। लिंक लिस्ट का मतलब ही ये हुआ कि सेपरेटली लोकेटेड डेटा एलिमेंट्स को अगर हम पॉइंटर की मदद से लिंक कर दें तो जो लिस्ट इसकी मदद से बनती है उसे हम लिंक लिस्ट कहेंगे। तो लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें भी आपने यही देखा कि लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज सेपरेट ऑब्जेक्ट एंड लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट द कंटीजियस लोकेशन। कंटीजियस लोकेशंस का मतलब हुआ कि जैसे एरे के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट, एरे के अंदर 1 से लेकर के 5 तक एक सीक्वेंस में मेमोरी ब्लॉक्स तैयार हो गए थे, बट लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डिफरेंटली लोकेटेड डेटा एलिमेंट्स होते हैं और सभी डेटा एलिमेंट्स को हम अकॉर्डिंग टू अ क्राइटेरिया कनेक्ट करते हैं यूजिंग पॉइंटर। और अब हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट डेटा का ही हमने एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट एरे जो हमने पिछली स्लाइड में बनाया था टू स्टोर द नेम ऑफ 5 स्टूडेंट, सेम एग्जांपल हमने यहाँ भी पिक किया। हमने 5 नेम ऑफ स्टूडेंट्स को सेव करवाया है और यहाँ पर हमने एक पॉइंटर फील्ड और लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 है। अब ये कैसे क्या हमने इम्प्लीमेंट की, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपकी स्क्रीन पर लिंक लिस्ट का एक एग्जांपल दिया गया है। लिंक लिस्ट कैसे क्या इंप्लीमेंट की जाती है उसको हमने शो किया है, और इसके लिए जो हमने एग्जांपल पिक किया है वही सेम एग्जांपल है स्टूडेंट वाला, जो हमने लास्ट स्लाइड में और एरे वाले एक टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि स्टूडेंट हमने एक टॉपिक लिया था जिसके अंदर हमारा जो टास्क था कि 5 स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, उनका नाम सेव करवाने वाले हैं। तो लिंक लिस्ट जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट की जाती है नोड्स की फॉर्म में। आप देखेंगे यहाँ पर n नंबर ऑफ नोड्स होंगे, लाइक अभी हमारे पास क्योंकि 5 स्टूडेंट्स का नेम सेव करवाने की टास्क थी तो हमने यहाँ पर नोड लिए 5। अब आप देखें कि नोड नंबर 1 जो है उसकी लोकेशन 1 है, नोड नंबर 2 की लोकेशन 2 है, नोड नंबर 3 की लोकेशन हम 3 ले लेते हैं, नोड नंबर 4 की 4 और नोड नंबर 5 की 5। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 1 2 3 4 5 जैसा कि हमने स्क्रीन पे शो किया है ये हर बार सीक्वेंस में ही होंगे, हो सकता है ये रेंडमली लोकेटेड भी हो। तो अब यहाँ पर जो मेन हमारा जो कनेक्शन किया गया है, आप देखेंगे कि जो मेन इम्प्लीमेंटेशन, अगर मैं कहूँ कनेक्शन तो हम नहीं कह सकते, तो कैसे क्या हमने किया। सबसे पहले हमें पता था कि हमारे पास जो नेम यूज में आने वाला है, हमारे पास जो पहला नेम है वो इयान नाम से एक स्टूडेंट है, उसकी हम डेटा उसकी हम नेम सेव करवाने वाले हैं लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड होते हैं बेसिकली वहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट। तो इन्फॉर्मेशन जब हमें कभी भी सेव करवानी होती है किसी भी टाइप की तो उसको हम नोड के इन्फो पार्ट में सेव करवाते हैं, और लिंक पार्ट बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट नोड की जो एड्रेस वैल्यू होती है उसको हम करंट नोड के लिंक पार्ट में सेव करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि नोड नंबर 1 का जो लिंक पोर्शन है वहां पर यहाँ बेसिकली यूज में लिया गया है 2। इसका ये मतलब हुआ कि नोड नंबर 1 अब जो है नोड नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और आपके डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बेसिकली हो भी यही रहा है। नोड नंबर 1 जो है नोड नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो गया, जिसके इन्फो पार्ट में टॉम स्टूडेंट्स का नाम सेव करवाया गया है। फिर आप देखेंगे नोड 2 जो कि टॉम के
नाम को सेव करवाया है उसके लिंक पोर्शन में 3 गिवन है, यानी कि अब नोड नंबर 2 कौन से वाले नोड से कनेक्ट हो जाएगा, नोड नंबर 3 से कनेक्ट हो जाएगा। नोड नंबर 3 पर हमारा जो नाम सेव करवाया गया है वो मेरी है, तो नोड नंबर 3 की जो इन्फो पार्ट है वहां पर मेरी हमने सेव करवा दिया, और इसका जो लिंक पोर्शन है वहां पर हमने 4 पास किया हुआ है, 4 सेव करवाया हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि अब ये 4th नंबर के नोड को कनेक्ट करेगा। सिमिलरली अब ये एलन वाले की बात कर रहा है कि एलन को भी इन्होंने नोड नंबर 5 के इन्फो पार्ट में सेव करवाया और इसका लिंक पोर्शन 5 था, तो एलन का जो कनेक्शन होगा, एलन जो नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करेगा वो होगा नोड नंबर 5, और आप देख रहे हैं कि नोड नंबर 5 को इसने कनेक्ट किया जिसके इन्फो पार्ट में जॉन है, और क्योंकि ये 5 नेम का लास्ट नाम था तो नोड नंबर 5 का जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है, लिंक फील्ड है, वहां पर हमने क्रॉस बना दिया है, जिसका मतलब हुआ नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब ये हो गया कि अब आप लिस्ट के लास्ट में पहुंच चुके हैं और अब आपको फर्दर नोड्स को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि इस लिंक लिस्ट में हमने नोड्स की मदद से इंफॉर्मेशन सेव करवाई, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है वो पार्ट है पीटीआर। पीटीआर का बेसिकली टास्क क्या है, अगर हम इनिशियली बात करें तो नोड नंबर 1 की मेमोरी लोकेशन इसके पास सेव रहेगी। आप देख रहे हैं नोड नंबर 1 जो इयान को सेव किया हुआ है उसकी लोकेशन को 1 मानकर इसने पीटीआर ने सेव किया हुआ है। अब जैसे हम वन बाय वन अगर हम इंफॉर्मेशन रीड करेंगे तो ये पीटीआर क्या होगा, अपडेट होता चला जाएगा। अगर हमने इयान को रीड किया तो पीटीआर की वैल्यू 1 होगी, अगर हमने टॉम को रीड किया तो पीटीआर की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर हमने मैरी को रीड किया है, अगर हमने मैरी को एक्सेस किया है तो पीटीआर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस में 1 बाय 1 सारे के सारे नोड्स की वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, सारे के सारे नोड्स के इन्फो पार्ट को एक्सेस कर लेगा अगर हम पीटीआर को अपडेट करते हुए चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप लिंक लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट अगर हम इम्प्लीमेंट करना जानते हैं तो इसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, और अगर हमें पॉइंटर्स की नॉलेज है तो हम लिंक लिस्ट इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नोड्स की मदद से हमने डायग्राम में लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है। हर एक नोड के 2 पार्ट हैं, इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट, और इन्फो पार्ट इज यूज्ड टू सेव द data which is of any type, and link part basically जो होगा सेपरेटली लोकेटेड, जो हमारा नेक्स्ट नोड होने वाला है, करंट नोड से हम जो नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करने वाले हैं उस नेक्स्ट नोड की मेमोरी लोकेशन में को ये सेव कर लेता है। जैसा कि अभी हमने नोड 1 के बाद में टॉम इंफॉर्मेशन वाले नोड को सेव करना था, टॉम इंफॉर्मेशन वाले नोड को हमें रीड करना था, तो हमने क्या किया, टॉम इंफॉर्मेशन वाले नोड की मेमोरी लोकेशन को चेक किया। अब हमने पाया कि ये लोकेशन 2 है, तो नोड 1 यानी कि इयान वाले नोड में हमने लिंक पोर्शन में पास कर दिया 2। हम ये चाहते हैं कि टॉम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नोड हो वो मेरी हो, तो मेरी को अगर हमें एक्सेस करना है तो इसके लिए हमारे पास जो होना चाहिए ये होना चाहिए कि लिंक पोर्शन में टॉम नोड के लिंक पोर्शन में 3 यानी कि मेरी वाले नोड की मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए। मेरी वाले लोकेशन नोड की अगर मैं बात करूं तो मेरी वाले नोड की जो मेमोरी लोकेशन है वैसे तो 3 है, लेकिन इसके लिंक पोर्शन में 4 गिवन है, यानी कि अब ये क्या करेगा, ऐसे नोड को एक्सेस करेगा जिसकी मेमोरी लोकेशन 4 है और उसके ऊपर जो वैल्यू सेव करवाई गई है वो है एलन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, लिंक लिस्ट में नोड्स की मदद से इम्प्लीमेंटेशन होता है, और ये नोड्स कंप्यूटर की मेमोरी में सेपरेटली लोकेटेड होते हैं और इनको आपस में कनेक्ट करने का काम होता है पॉइंटर की मदद से, जो कि नोड के लिंक पोर्शन की मदद से इम्प्लीमेंट किया गया है। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है पीटीआर इज द पॉइंटर कंटेनिंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ये हमने डिस्कस किया। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नोड ऑफ द मेमोरी एड्रेस, फर्स्ट नोड का जो मेमोरी एड्रेस है वो पीटीआर ने सेव किया हुआ है। सेकंड पॉइंट है अ नोड इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इन्फो एंड लिंक। आपको इसके बारे में भी बता दिया गया है। इन्फो पार्ट विल कंटेन द वैल्यू ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एट पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, यानी कि पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू सेव करवाई गई है वो वैल्यू इन्फो पार्ट में चली जाएगी। और लिंक पार्ट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड टू करंट नोड, यानी कि अभी जिस नोड पर पीटीआर प्रेजेंट है, जिस नोड को पीटीआर अभी ट्रैक कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसके बाद पीटीआर नेक्स्ट कौन से नोड को एक्सेस करेगा, तो उस नेक्स्ट नोड की जो मेमोरी लोकेशन है वो करंट नोड के लिंक पोर्शन में चली जाएगी। इस तरीके से हमारा जो लिंक लिस्ट है वो भी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज
की बात करें तो आप देखेंगे कि ट्रीज बेसिकली उस टाइप के डेटा को सेव करने के लिए काम आता है जहाँ पर पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप यूज में ली जाती है। आप देखेंगे कि एम्प्लॉय एक रूट हमने बनाया है, एम्प्लॉय रूट है जिसके कुछ फील्ड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर, नेम, एड्रेस, एज और सैलरी। जब हमने नेम को आगे फर्दर डिवाइड किया तो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम लिया, एड्रेस को भी हमने डिवाइड कर दिया स्ट्रीट और एरिया। तो बेसिकली ट्रीज जो यूज में हम लेते हैं, ट्रीज आर यूज टू स्टोर द डेटा विच इज हायरार्किकल इन नेचर। आप देखेंगे हायरार्किकल रिलेशनशिप वाला जो डेटा है वो अगर आप यूज में लेना चाहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में तो उसको लेने के लिए आपको आना चाहिए ट्रीज या ग्राफ। तो ट्रीज का एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है। आप देखेंगे एक एम्प्लॉय की डिटेल्स को हमने ट्रीज की फॉर्म में सेव कर दिया है। एम्प्लॉय को अगर हम एक रियल एंटिटी मान के चले, रियल वर्ल्ड एंटिटी मान के चले, तो जो इसके एट्रीब्यूट होंगे वो सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसा कि हम आधार कार्ड यूज करते हैं वैसे ही सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, एज हो सकती है और सैलरी हो सकती है। तो इन सभी को हमने कंप्यूटर की मेमोरी में हायरार्किकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया यूजिंग ट्रीज। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपके सामने स्क्रीन पर है स्टैक। स्टैक का मतलब होता है लीफो सिस्टम। लीफो का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम। तो स्टैक इज अ लीनियर लिस्ट इन विच is called LIFO यानी कि last in first out system, that is the item inserted last into a stack will be the first to go out because in stack insertion and deletions can take place only at one and that is top of the stack। इस चीज को समझने के लिए हमें डायग्राम पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे पास एक स्टैक बनाया गया है, स्टैक के अंदर कुछ वैल्यूज है जैसा कि 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास जो सेव करवाने का ऑर्डर था वो ये था कि पहले हमें 4 को सेव करना था, फिर 3 को करना था, फिर 2 को करना था और फिर हमें लास्ट में 1 को करना था। तो अगर हम एरे की बात करें तो एरे बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक ही एंड होता है जिसके अंदर आप इनपुट भी करेंगे और उसी एंड की मदद से आप डेटा डिलीट भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 को सेव कर दिया, फिर हमने 3 को किया, फिर हमने 2 को किया और फिर हमने 1 को किया। तो आपने देखा कि जो डेटा सबसे पहले गया वो डेटा लास्ट में बाहर निकलेगा और जो डेटा सबसे लास्ट में बाहर अंदर गया वो डेटा सबसे पहले स्टैक से बाहर आएगा। यानी कि इस कारण से हम कह सकते हैं कि स्टैक को बोला जाता है लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 1 जो था सबसे लास्ट में इन हुआ था लेकिन सबसे पहले जाने वाला कैंडिडेट बन गया और 4 जो था जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में जाने वाला कैंडिडेट बन गया। बिकॉज इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि स्टैक का जो एंड होता है वो एक ही एंड है जिसको हम बोलते हैं टॉप एंड। तो टॉप एंड के ही मदद से आप डेटा इनपुट करते हैं और टॉप एंड की मदद से ही आप डेटा बाहर निकालते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टॉप अभी 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, तो टॉप लोकेशन पर अभी 1 है, तो 1 ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो अभी बाहर जा सकता है। रिमेनिंग जो भी हैं 2 3 4 वो वेट करेंगे कि कब बन जाए उसके बाद हम लोग बाहर जाएं। तो इस तरीके से जो स्टैक है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है और देयर इज ओनली वन एंड of a stack called top। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है और here is the above stack for insertion first then 3 2 1। इसमें यही बात बताई गई है जो मैंने आपको डायग्राम बना करके समझाया कि 4 3 2 1 को आपने कैसे क्या सेव करवाया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारी स्क्रीन पर है क्यूज। क्यूज की बात करें तो क्यूज में बेसिकली जो नेचर की बात करें तो ये स्टैक के जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर स्टैक लीफो था जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को इम्प्लीमेंट करता है तो क्यू होती है फीफो सिस्टम यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 2 3 और 4 हमने अगर इस लिस्ट को क्यूज की मदद से इम्प्लीमेंट करना है और हम चाहते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट 1 रहे, तो क्यूज में होगा क्या, आपके सामने देख रहे हैं कि क्यूज की अगर हम बात करें तो क्यूज में बेसिकली 2 एंड होते हैं। एक एंड तो होता है एफ यानी कि फ्रंट और एक एंड होता है रियर यानी कि ऐसा एंड जिसके तरफ से आप डेटा इंसर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 1 को इनपुट करवाना चाहते हैं तो 1 आ गया, फिर आप 2 को करवाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि 1 के 2 आ गया और फिर 1 आ गया, फिर आप 3 को करवाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि 1 2 और 3 हो गया, फिर आप देखेंगे कि लास्ट में हमारा 4 बच गया तो 1 2 3 और 4
इस फॉर्म में डेटा सेव हो जाएगा। तो होगा क्या कि रियर एंड पर जो डेटा सेव किया गया है पहले, वही डेटा बाद में फ्रंट एंड से बाहर निकलने के लिए एलिजिबल है। तो इस चीज़ का यही कंक्लूजन निकलता है कि क्यूज की मदद से आप बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि रियर एंड से जो डेटा इंसर्ट किया जाता है वो डेटा फ्रंट एंड से बाहर निकल जाएगा। और अगर आप अभी डायग्राम में देखें तो इसके अंदर यही है कि नंबर 1 जो है वो अभी फर्स्ट कैंडिडेट है जो फ्रंट एंड से बाहर निकल सकता है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि वन ही ऐसा डेटा वैल्यू थी जो कि सबसे पहले इस लिस्ट में इंसर्ट हुई थी यूजिंग रियर एंड। तो बेसिकली एक क्यू के अंदर दो एंड होते हैं, रियर एंड और फ्रंट एंड। रियर एंड का यूज किया जाता है डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए, फ्रंट एंड का यूज किया जाता है डेटा को रिमूव करने के लिए। जो डेटा रियर एंड से पहले सेव किया गया है वही डेटा फ्रंट एंड से बाहर जाएगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो कॉन्सेप्ट था वो ये इसी के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो स्क्रीन पर क्यू है वो इम्प्लीमेंट की गई है। और रिमेनिंग जो भी डिटेल्स में हमारा क्यू का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तब हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या हम क्यूज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे क्या इनके ऊपर ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं। और तब तक के लिए हमारा क्यू का जो टॉपिक है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपके सामने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक समरी दी गई है। ग्राफ का एग्जांपल अगर आप देखें तो एयरलाइन फ्लाइट ग्राफ को एक रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखेंगे लॉस एंजल्स, शिकागो, बोस्टन, न्यूयॉर्क और मियामी, ये कुछ सिटीज है जिनको आपस में कनेक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू द रूट विच इज प्रोवाइडेड टू द which is provided by the airline company of the particular country। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से इनके रूट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, अगर हम उन रूट्स को आपस में इम्प्लीमेंट करें कंप्यूटर के मेमोरी में, तो उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारा ग्राफ होता है। यानी कि समटाइम्स डेटा कंटेन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच इज नॉट नेसेसरीली हायरार्किकल इन नेचर। यानी कि कई बार होता क्या है कि आप ऐसे डेटा से आप इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे डेटा से आप डील करते हैं जो अल्टीमेटली नेचर में हायरार्किकल नहीं होता, बट उसमें क्या होता है कुछ नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है, और उस रिलेशनशिप के तहत हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू स्टोर दैट पर्टिकुलर डेटा। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक एयरलाइन कंपनी का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, एयरलाइन कंपनी का रूट्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। आप देखेंगे कि मियामी से लॉस एंजलिस का अगर कोई कनेक्शन है तो हमने उन दोनों के बीच में एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, बट जरूरी नहीं है कि ये लाइन लॉस एंजलिस से शिकागो के बीच में जाए, क्योंकि जब आपका दो सिटीज के बीच में अगर कोई रूट है तभी हमने पर्टिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है दो नोड्स के बीच में, अदरवाइज हमने उसको कनेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लीनियर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एरे। इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर और अरेंज डेटा आइटम्स इन द लीनियर सीक्वेंस। यानी कि लीनियर सीक्वेंस में बेसिकली जब आप डेटा को सेव कर पा रहे हैं तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप बेसिकली अगर एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है वो हमारा एरे हो गया। नॉन लीनियर की अगर हम बात करें तो नॉन लीनियर के लिए आप जस्ट अपोजिट टू द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रीज और ग्राफ इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पर भी लीनियर रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि हायरार्किकल नेचर हो गया या नॉट नेसेसरीली हायरार्किकल, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अगर डेटा एलिमेंट्स में है तो वो चीज़ आप अगर अल्टीमेटली वन वर्ड में बात करें तो नॉन लीनियर टाइप का डेटा हो गया। और नॉन लीनियर टाइप के डेटा को जब आप सेव करवाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रीज और ग्राफ्स बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल होते हैं। अगर आप होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस हम सभी जानते हैं कि सिमिलर टाइप के डेटा को सेव करवाने के लिए जब आप जाएंगे तो उस टाइप के डेटा को आप बोलते हैं होमोजीनियस डेटा। और होमोजीनियस डेटा को सेव करवाना हो तो हमें एरेज को यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि एरे ही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप सिंगल टाइप के सेम टाइप के डेटा को सेव कर सकते हैं सीक्वेंस में कंप्यूटर के मेमोरी में इजीली इफेक्टिवली यूजिंग एरे। अगर आप नॉन होमोजीनियस की बात करें तो नॉन होमोजीनियस में इन दिस डेटा स्ट्रक्चर डेटा आइटम्स स्टोर्ड मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डेटा। और बेसिकली ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स, जो हम सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स यूज में आता है, सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स यूज में आते, क्लासेस यूज में आती है, जावा में क्लासेस हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स और क्लासेस ही ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो नॉन होमोजीनियस नेचर के होते हैं। नॉन होमोजीनियस का मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटास को सेव करवा देते हैं अगर आप एक यूनिट के अंदर। तो उस यूनिट को, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्ट्रक्चर, क्लास, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम उनको बेसिकली देते हैं। स्टैटिक अगर बात करें, स्टैटिक भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डेटा स्ट्रक्चर की। स्टैटिक का मतलब हो गया जो फिक्स है, जो चेंज ना हो पाए। अगर आप बात करें, these are the type of structure whose size and structures associated memory locations are fixed। यानी कि अगर आप एक बार जितनी मेमोरी आपने कंप्यूटर से ले ली है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार जितनी मेमोरी आपने डिफाइन कर दी है टू स्टोर द पर्टिकुलर डेटा, और तो उस कंडीशन में वो चेंज नहीं हो पाएगा। और अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डायनेमिक फॉर्म में, डायनेमिक स्ट्रक्चर के लिए। और उसके लिए आपको आना चाहिए पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और वो आप करते हैं लिंक लिस्ट की मदद से यूजिंग पॉइंटर्स। तो इस तरीके से लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, स्टैटिक, डायनेमिक, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक डेटा स्ट्रक्चर की। और ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर को इजीली डिस्टिंक्ट करने के लिए बेसिकली आप इनको यूज में ले सकते हैं। आपको ये आनी चाहिए ताकि आप पर्टिकुलरली एक डेटा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएं, डिफरेंशिएट कर पाएं किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा डेटा स्ट्रक्चर ओवरव्यू का पार्ट नंबर 2। और आज का जो हमारा पार्ट नंबर 2 था डेटा स्ट्रक्चर ओवरव्यू का, उसमें हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किए। और अब हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन अ इन ऑपरेशंस अप्लाइड इन अ डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में जो जो भी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, जो जो भी ऑपरेशंस इंप्लीमेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं और कैसे क्या किए जाते हैं, और उन्हें हम किस किस नाम से पुकारते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट सेशन में जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।